नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कैबिनेट में नई शिक्षा नीति न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी मिल गई है। क्या यह शिक्षा नीति रट्टाफिकेशन को ख़त्म करके लर्निंग को इन्हेंस करने का काम करेगी? क्या यह शिक्षा नीति बच्चों के अंदर के इनोवेशन को और क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेगी? इस शिक्षा नीति के आने से देश भर के 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय, 45,000 से ज़्यादा डिग्री कॉलेजेस, 15 लाख से ज़्यादा स्कूल्स, 1 करोड़ से ज़्यादा टीचर्स और 33 करोड़ से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा, ऐसा कहना है रमेश पोखरियाल का, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति है ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा, भारत जो है वो शिक्षा का सबसे बड़ा गंतव्य स्थान बन जाएगा। तो क्या हकीकत में ऐसा होने वाला है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं अब वो प्री स्कूल एजुकेशन की क्लासेस भी ऑफर करेंगे, यानी कि अभी तक जो प्राइवेट स्कूल्स LKG, UKG, नर्सरी की क्लासेस चलाते थे, अब वो सारी क्लासेस आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी देख पाएंगे। क्लास 5th तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो लोकल लैंग्वेज में या फिर मदर टंग लैंग्वेज में होगा। कहने का मतलब ये कि अब शिक्षा लेने के लिए लैंग्वेज का बैरियर नहीं होगा। जिस लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट्स को शिक्षा चाहिए उसी भाषा में उनको शिक्षा दी जाएगी। एजुकेशन सेटअप के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अंदर 10+2 का जो पहले कंसेप्ट हुआ करता था, उसके अंदर 6 to 16 ईयर्स के जो स्टूडेंट होते थे वो क्लास 1 से क्लास 10 तक जाते थे, और +2 इसका मतलब जो 17 और 18 ईयर्स के स्टूडेंट होते थे वो 11th और 12th क्लास पढ़ते थे। लेकिन अभी इसी पूरे फॉर्मेट को चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग का 5 है इसका मतलब 3 to 8 ईयर्स, ये हमने पहले ईयर आपको दिखाया है। 3 to 8 ईयर्स के जो स्टूडेंट होंगे वो LKG, UKG, नर्सरी, क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेंगे। उसके बाद जो 3 है यानी कि 8 से लेकर के 11 ईयर्स के जो स्टूडेंट होंगे वो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद 11 to 14 यानी कि जो थर्ड 3 है, इसका मतलब 11 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट होंगे वो क्लास 6th, 7th और 8th के लिए पढ़ाई करेंगे। और लास्ट का जो 4 है इसका मतलब 14 to 18 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे वो 9th to 12th क्लास की पढ़ाई करेंगे। पहले जो 10+2 का फॉर्मूला चलता था वो एक ओल्ड फॉर्मूला था, उसके अंदर 10+2 का कंसेप्ट था। तो कहने का मतलब जो 3 to 5 यानी कि जो स्टार्टिंग के 2-3 साल थे वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाता था, वो अपने घर पर ही रहता था। लेकिन अभी 3 साल का बच्चा भी क्लास में पढ़ने के लिए जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आफ्टर क्लास 10th। पहले दोस्तों क्या था, आर्ट्स और साइंस के बीच में एक गैप था, अब उस गैप को ब्रिज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और उससे होगा ये कि साइंस का जो स्टूडेंट है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएगा विद द कन्वेंशनल सब्जेक्ट। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है, जो उनका इनोवेशन है, वो बाहर निकल करके आएगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बार कहा था कि द सोल एम ऑफ एजुकेशन टू डेवलप व्हाट इज विद इन अस। शिक्षा का एकमात्र अर्थ यह है कि जो हमारे अंदर है वो बाहर आ जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड एग्जाम्स को रीडिजाइन किया जाएगा और स्टूडेंट्स को 2 चांस मिलेंगे। एक जो पहला चांस होगा वो स्टूडेंट के लिए मेन एग्जाम होगा, और दूसरा जो चांस होगा वो उसके लिए बेटरमेंट का काम करेगा। अगर स्टूडेंट उसमें अच्छा स्कोर करता है तो उसका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। दोस्तों ये तो हमने बात करी स्कूल एजुकेशन के बारे में, अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन दोस्तों शिक्षा का एक ऐसा पिलर का काम करता है जिसके ऊपर ये पूरी GDP, पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। शिक्षा के ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता। सरकार जितना ज़्यादा शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट करेगी उतना ही उनको रिटर्न मिलेगा। ये वेस्ट नहीं है बल्कि ये फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है जो उनको हाई रिटर्न देगा। तो इसीलिए एजुकेशन के ऊपर अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर कोई गलत काम होता है तो उसे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में।
नई शिक्षा नीति के अंदर मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस रखे गए हैं। मतलब ये कि अगर कोई स्टूडेंट किसी 4 ईयर डिग्री कोर्स में है और सपोज दैट वो 2 ईयर्स के बाद में उसे लेफ्ट करना चाहे, उससे एग्जिट करना चाहे और कोई और कोर्स करना चाहे या कहीं पे जॉब करना चाहे, तो उसे वो एग्जिट कर सकता है और 2, 4 साल, 5 साल के बाद में वो वापस आकर के उसे वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जो कि डिजिटली आपका डेटा स्टोर करेगा, जिसमें ये पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा कि आपने कौन सा कोर्स किया है और उसका कितना क्रेडिट है और कितने क्रेडिट आप कर चुके हैं। मैंने कई ऐसे मेरे दोस्त रहे हैं जो कि जब हम लोग बीटेक कर रहे थे तो बीटेक के अंदर 3rd ईयर में या 2nd ईयर में किसी की जॉब लग गई, तो उनके सामने एक धर्म संकट था कि वो उस जॉब को ज्वाइन करें या उस बीटेक को कंप्लीट करें। तो ऐसे में ऐसे स्टूडेंट्स को इस तरह की इस नीति से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि वो बीच में उसको एग्जिट करके जॉब कर सकते हैं और बाद में कभी उनका मन करे जब वो उस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हर किसी की ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है जो एजुकेशन को परस्यू कर सके। उसके अलावा एक अच्छी चीज़ इसके अंदर यह भी रखी गई है कि अगर कोई 4 ईयर का डिग्री कोर्स का प्रोग्राम है, उसमें कोई 1 ईयर के बाद अगर एग्जिट करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। 2 ईयर के बाद अगर कोई एग्जिट करता है तो उसे एडवांस्ड डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 ईयर्स के बाद अगर कोई एग्जिट करता है तो उसे डिग्री दी जाएगी। और अगर कोई आगे रिसर्च वगैरह में जाना चाहता है तो वो 4 ईयर का डिग्री कोर्स कर सकता है, जिससे उसे बैचलर डिग्री विद रिसर्च दी जाएगी। साथ ही हायर एजुकेशन की सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए और उन्हें रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल रेगुलेटर क्रिएट करा जाएगा, यानी कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे हायर एजुकेशन की सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा। और इनके अंदर लीगल एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है। और ये जो बॉडी होगी इसका नाम होगा HECI, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव यह भी है कि अब मानव विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, यानी कि जो HRD मिनिस्ट्री हुआ करता था अब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस शिक्षा नीति के अंदर शामिल की गई हैं, जैसे कि डिजिटलाइजेशन, यानी कि डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठाएगी। उसके अलावा ई-कोर्सेज ये लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि डिजिटल एजुकेशन को अगर हमें इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, तो हमें देश के अंदर पहले इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो वहां पर डिजिटल एजुकेशन को आप प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आप लोगों के साथ में जो अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूं कि शिक्षा नीति नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन यह शिक्षा नीति कागज़ों में बहुत अच्छी है। इसे अगर हमें वास्तविकता में अच्छा बनाना है तो आपको और हमको सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। हमें इसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाने में सरकार की भी मदद करनी है और साथ ही स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की भी मदद करनी है। ये काम तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम और आप मिलकर के इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करवा पाने में कामयाब हो पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगता है कि इस तरह की जानकारी आपके दोस्तों तक, मित्रों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा रिंग बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और यदि आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।